Good morning, dear students. How are you? क्लास 11th के DST के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रिवीजन प्रोसेस में चल रहे हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर भेजी जा रही हैं। लास्ट वीडियो हमने आपको पास किया था। उस वीडियो में मैंने आपके साथ में पार्टनरशिप के मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स और साथ के साथ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स, इस टॉपिक को कवर किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बच्चे आगे की तरफ अभी फॉलो करेंगे और अपनी बुक को ओपन करेंगे। देखिए, आपको जो आज टॉपिक निकालना है वो है माइनर पार्टनर। Minor means a person who is below 18 according to the Indian Constitution। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो उसे हम क्या मानेंगे? He will considered as minor। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि माइनर है उसे पार्टनरशिप में एंट्री करने का राइट नहीं है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर व्यक्ति को पार्टनर बनाना अलाउड नहीं करता है। लेकिन अगर कोई फर्म उसे जबरदस्ती पार्टनर बनाना चाहती है, अगर उसका मन है कि ये हमारे यहाँ पर पार्टनर बन ही जाए, तो व्यक्ति से जो कि माइनर है उससे ना तो कैपिटल ली जाएगी, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो बुक्स अकाउंट को देख सकता है और साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर नहीं करेगा और प्रॉफिट में आपसे प्रॉफिट बटा करके ले जाएगा। इसमें 3 बातें बताई मैंने आपको। पहली बात थी कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है और आप उसे पार्टनरशिप में एंटर कराना चाहते हैं तो आप उससे कैपिटल नहीं ले सकते हैं। आप उसे मैनेजमेंट में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आपको ये काम करना ही होगा, क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और तीसरी बात बताई कि अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में शेयर लेगा और लॉस में वो पार्टनर नहीं होगा, लॉस की शेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये नियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है। अब जो बात हमारी चल रही है वो ये है बच्चों कि किस तरीके से 2000 क्या बोलते हैं इसे, एक माइनर जब अपनी 18 की एज को कंप्लीट कर जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म से नोटिस देगी। नोटिस में उससे पूछा जाएगा कि क्या वह एक पार्टनर अब आगे बना रहना चाहता है कि नहीं बना रहना चाहता है। अगर वह पार्टनर बना रहना चाहेगा तो उसका जवाब दे देगा, तो फिर वो माइनर पार्टनर नहीं रहेगा, क्योंकि वो 18 क्रॉस कर चुका है, तो वो फिर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा और प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेगा। लेकिन यदि ऐसा होता है
कि वो उसका जवाब नहीं देता है नोटिस का, तो ये मान लिया जाएगा कि ही डू नॉट वांट टू कैरी एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, माइनर पार्टनर का स्टेटस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। आपस में ओरल या रिटन एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए रिटन एग्रीमेंट उन्हें करना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने की कोई भी कंपलसरी लाइन नहीं दी गई है। कोई भी फर्म यदि चाहे पार्टनर्स की आगे डिस्प्यूट से बचना चाहे तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के फायदे होते हैं। ठीक है, तो आपस में पार्टनर्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके क्या करना होगा, एक एग्रीमेंट बनाना होगा। उस एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके लिए पार्टनरशिप डीड की देखो डेफिनेशन दी हुई है कि द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है जिसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, जिसके अंदर उनकी सारी बातें कि कौन क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, ये जब सारी बातें उसमें लिखी होती हैं, तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जिसे पार्टनर्स साइन करते हैं, फर्म के लिए बनाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स क्या हैं? ठीक है भैया, तो आपको देखिए इसमें क्या कंटेंट्स दे रखे हैं। फर्म का नाम क्या रखेंगे, पार्टनर्स कौन कौन है, उनके नाम क्या हैं और उनके एड्रेस क्या हैं। फिर है किस तरीके का बिजनेस फर्म करेगी, मतलब किस टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना पड़ेगा। बिजनेस का जो ऑफिस प्लेस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ होगा, पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या होंगी और किस तरीके से बिजनेस का मैनेजमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। अकाउंटिंग के आप लोग मेथड पढ़ रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। अगर कोई पैसा बिजनेस से निकालता है, मतलब ड्राइंग करता है, तो उसे इंटरेस्ट कितनी दी जाएगी, उससे कितने % की इंटरेस्ट ली जाएगी। अगर कोई पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म काम करता है एज ए जॉब, तो उसे कितनी सैलरी दी जाएगी। रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के प्रोविजंस क्या होंगे। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज आउट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर कितनी इंटरेस्ट पे की जाएगी, किस तरीके से उसका पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कह रहे हैं अभी डीड बन के आपकी तैयार हो गई। अभी हमने कहा था कि किसी भी दिक्कत से बचने के लिए फर्म को क्या करना चाहिए,
फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना ही बेहतर रहेगा। यही बात ये यहाँ पर कह रहे हैं, लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, but then also partners prefer to get the firm registered because of unregistered firm suffer from the following serious problems। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बच्चों? पहला है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर उस फर्म पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। मान लो फर्म अनरजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म हमने ABC के नाम से कोई फर्म बना ली। अब क्या होता है, तो अनरजिस्टर्ड फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने लिया है बच्चों, दूसरा दिया है नेक्स्ट के एक अनरजिस्टर्ड फर्म अपने अनरजिस्टर्ड पार्टनर्स के ऊपर क्या नहीं कर सकती है, क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है। तीसरा दिया है कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो वो रिकवरी के लिए अपने आउटसाइडर या थर्ड पार्टीज के ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर पाएगी। और फोर्थ है कि अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स आपस में दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ भी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कोई भी किसी के साथ में भी बेईमानी कर दे तो उस स्थिति में आपके पास में कानून का सहारा लेने का ऑप्शन नहीं बचता है अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हैं। तो इसने 4 बातें बताई हैं। कैसे बताई हैं थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात इसने कहा कि ये तो फर्म है और ये इसके पार्टनर हैं, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। अगर फर्म मान लो पार्टनर्स के साथ में कोई बेईमानी करती है तो पार्टनर फर्म के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते। फर्म के पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ में अगर कोई बेईमानी होती है तो वो एक दूसरे के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते हैं। फर्म जो आउटसाइडर्स हैं जिनको फर्म ने पैसा दिया हुआ है, अपना माल दिया हुआ है, उनके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते अगर वो बेईमानी कर देते हैं। तो इस तरीके से फर्म को नॉन रजिस्ट्रेशन से बचना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा तो देखिए जरा। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, कभी भी रजिस्टर्ड हो सकती है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और later on whenever partners desires to get it registered। जब फर्म बन रही है तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन फर्म को बने हुए 2-4 साल हो चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, तो भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।
To get the firm registered, the partners have to apply to the registrar in a prescribed form along with the registration fees. फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो पार्टनर्स हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, जो निर्धारित फॉर्म होता है पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन का, उसको फिल करके जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है उसे भी आप फिलअप करेंगे और उसके साथ में उसे आप चलाएंगे। Along with the application, the following information must be supplied. एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी सप्लाई करनी होगी। कौन कौन सी? नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म का मुख्य बिजनेस स्थल कौन सा है, जिसे हम लोग हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। हेड ऑफिस कहाँ है फर्म का। नेक्स्ट है किसी अदर प्लेस पर आपका अगर कोई बिजनेस चल रहा है या आप चलाना चाहते हैं तो उसका मतलब जो ब्रांच ऑफिस है आपका, उसका एड्रेस आप देंगे। फर्म में जो पार्टनर्स आए हैं उनकी डेट ऑफ एडमिशन कौन सी है, किस ईयर में कौन कौन सा पार्टनर आया है फर्म में, उसकी सारी डिटेल। पार्टनर्स के नाम और उनके परमानेंट एड्रेस आपको देने पड़ेंगे। साथ में ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म का मतलब टाइम पीरियड के आधार पर बताया था आपको। पार्टनरशिप एट विल बताया था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताया था और एक फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। तो आप ये जो फर्म चलाना चाहते हैं वो किस उद्देश्य से चलाना चाहते हैं, किस टाइम तक चलाना चाहते हैं, ये भी आपको मेंशन करना होगा। The application must be signed by the all partners, सभी पार्टनर्स जो हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है आपका, उस पर साइन करेंगे। The registrar will verify the above said information. रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रार एक ऑफिसर होता है बेटा, जो कंपनीज का, पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करता है। मतलब रजिस्ट्रेशन करने वाले ऑफिसर को रजिस्ट्रार कहा जाता है। तो वो रजिस्ट्रार जो है वो आपके द्वारा दिए गए जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशंस का क्या करेगा, उन्हें वेरीफाई करेगा। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा इस बात से कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित, जब वो इस बात को देख लेगा कि आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से प्रमाणिक है, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। किस चीज़ का? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से फर्म के एग्जिस्टेंस का सर्टिफिकेट है, एविडेंस है क्या हमारी फर्म बन चुकी है और रजिस्टर्ड है। और एक रजिस्टर्ड फर्म को जो बेनिफिट मिलते हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार then the same changes must be communicated to the registrar। जिस समय हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बाद में अगर हम कोई और चेंजेस करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रजिस्ट्रार को उसके बारे में इन्फॉर्म करें। इसके बाद में बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच का डिफरेंस। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए
तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर। क्लियर? आज मैंने आपके साथ में जो डिस्कशन किया बच्चों, वो एक माइनर पार्टनर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाना चाहिए, अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसको डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस किया एक पार्टनरशिप फर्म की को, और साथ के साथ आपको ये भी बताया कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता नहीं है, आपने अगर ढंग से पढ़ लिया है पार्टनरशिप को और सोल प्रोप्राइटरशिप को, देन इट इज़ टू इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप लोग आसानी से इनको समझ सकते हैं, आपकी समझ में आ भी सकता है। इसलिए आप लोग रेगुलरली बने रहिए इस रिवीजन एक्सरसाइज में, रिवीजन वीडियोस में, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।